बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीआई चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमने स्टार्ट किया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी डिसऑर्डर्स थे जितने भी ड्रग्स थे उसको हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे उस ड्रग में से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिसको हम पीपीआई भी कह सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग इनहिबिट द hydrogen potassium ATPase enzyme responsible for secreting acid for gastric varietal सेल ऑफ द स्टमक। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग जो है ये इनहिबिट करती है किस चीज़ को, हाइड्रोजन और पोटेशियम को। जब इन दोनों के एटीपीएस को इनहिबिट करे यानी इसके एंजाइम को इनहिबिट करे जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्रीटिंग एसिड के लिए, तो तब अगर इसको इनहिबिट करे तो फिर क्या नहीं होगी, फिर एसिड सिक्रीशन नहीं होगी। और जब एसिड सिक्रीशन कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, रिड्यूस हो जाए तो हमारी स्टमक के लिए ये क्या है, बेस्ट है। इसकी कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, हेडेक हो सकती है, नाजिया हो सकती है, डायरिया हो सकती है, एब्डोमिनल पेन यानी स्टमक पेट में पेन हो सकती है, फटीग थकावट हो सकती है, डिजीनेस चक्कर आना एंड कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। फॉर बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या करना है, टेक अ पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर 30 मिनट्स बिफोर यू ईट हीवी मील। अगर आप कुछ हीवी खाना चाहते हैं तो उससे पहले 30 मिनट पहले आपने क्या करना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को लेना है, तो तब तुम्हारे स्टमक का जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट आएगा। This gives the medication enough time to shut down the acid pump that cause heartburn। यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या कर देती है, दिस गिव द मेडिकेशन enough टाइम टू शट डाउन। ये मेडिकेशन जो है ना इसके लिए इतनी टाइम ज़रूरी होती है, 30 मिनट ज़रूरी है कि ये क्या करे, ये शट डाउन करे एसिड के पंप्स को। और जब ये एसिड के पंप्स को शट डाउन करती है तो हार्टबर्न जिसकी वजह से काज होती है वो स्टॉप हो जाती है। Bind to the hydrogen potassium ATPase enzyme system proton pump or the parietal cell and suppress the secretion of hydrogen ion into the gastric lumen, इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। यहाँ पे लिखा गया है कि जब पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बाइंडिंग कर देती है किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम के साथ, तो इससे क्या हो जाता है कि पैराइटल सेल जो होती है वो क्या होती है, उसकी सिक्रीशन यानी हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन उससे सप्रेस हो जाती है। जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन सप्रेस हो जाए तो ये गैस्ट्रिक ल्यूमन में जो गैस्ट्रिक ल्यूमन होती है वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन होती है वो इनहिबिट हो जाती है। जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है तो तब हमारा स्टमक की जो हार्ट बर्निंग है वो स्टॉप हो जाती है। मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटॉन पंप इज द फाइनल स्टेप इन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। यहाँ पे लिखा गया है कि द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटॉन पंप जो मेम्ब्रेन बाउंड कर देती है, बाउंड बना देती है किस चीज़ के साथ, प्रोटॉन पंप के साथ, तो ये हमारे साथ इसकी फाइनल स्टेप है कि सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड हो जाए। मोर इफेक्टिव देन H2 एंटागोनिस्ट, ये जो है ये प्रोटॉन पंप जो है ये मोर इफेक्टिव देन प्रोटीन H2 ब्लॉकर्स है जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि H2 एंटागोनिस्ट किस चीज़ को कहते हैं, ये मोर इफेक्टिव है उससे। तो इसका मतलब ये है कि 90% जो एसिड है, एसिड की सिक्रीशन है वो इससे रिड्यूस हो सकती है और पेप्टिक अल्सर की हीलिंग हो सकती है। पीपीआईज आर फ्रो-ड्रग के क्या माने हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रो-ड्रग वो ड्रग्स होते हैं जो कि एक कोट में आ जाते हैं, उसको जब हम डाइजेस्ट कर लेते हैं तो पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तब जब ये ड्यूडिनम में जाते हैं या स्टमक में पहुंच जाते हैं वहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो ड्रग जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है और फिर अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रो-ड्रग। With acid resistance enteric coating to protect them from premature degradation by gastric acid। अच्छा, पीपीआईज आर प्रोडक्ट विद एन एसिड, एसिड के साथ जो पीपीआईज है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है। रेजिस्टेंट एंटीरिंग कोटिंग टू प्रोटेक्ट देम, जो मतलब वो इसके साथ एक कोटिंग उस पर बना हुआ होता है। क्यों वो कोटिंग होती है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस से इस ड्रग को बचा देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही एंटर हो जाए तो वहाँ पर डायरेक्ट ही उस पर रेजिस्टेंस आ जाए। तो रेजिस्टेंस से बचाने के लिए उस पर एक कोट चढ़ा हुआ होता है जो कि उसकी क्या नहीं कर देती, उसकी डिग्रेडेशन नहीं कर देती या गैस्ट्रिक एसिड की
वजह से इसकी डिग्रेडेशन नहीं होती है, और जब ये अंदर चला जाता है वहाँ पे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड की रिड्यूस स्टार्ट कर देती है ये। द कोटिंग इज रिमूव्ड इन द ड्यूडिनम, ये जो कोटिंग होती है ये ड्यूडिनम में रिमूव होती है। अगर आप लोगों ने एसोमेप्राजोल की जो टैबलेट है वो देखी होगी, तो उस पे जो कैप्सूल होती है वो देखी होगी, उस कैप्सूल पे ऊपर सा एक कोट चढ़ा हुआ होता है, वो कोट इसकी बात कर रही है कि ये जो कोट उसके ऊपर बना हुआ होता है और अंदर जाने में रेजिस्टेंस से बचा देती है इस ड्रग को, तो उस कोट की बात हो रही है। देयर इज अच्छा, द कोटिंग इज रिमूव इन द ड्यूडिनम एंड द प्रोड्रग इज एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पेराइटिस सेट, और जो प्रोड्रग है यानी जो फॉर एग्जांपल एसोमेप्राजोल है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेड स्टार्ट हो जाती है टू पेराइटल सेट। देयर इट इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म, वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि पहले तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, विच फॉर्म अ स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है, एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है। पहले ये अनस्टेबल रहती है, फिर वहाँ जाके ये स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है, किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस के साथ। इट टेक्स अबाउट 18 आवर, ये 18 आवर ले लेती है इसकी रीसिंथेसाइज वगैरह, एंजाइम की रीसिंथेसाइज वगैरह के साथ। तो इस वजह से दिन में एक मरतबा आप लोगों ने क्या लेना है, पीपीआईज लेना है, दोबारा से आप लोग नहीं ले सकते फिर ये। एट स्टैंडर्ड डोज के साथ क्या करना है, आल पीपीआईज इनहिबिट एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक, अगर स्टैंडर्ड डोज देना है तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इनहिबिट कर देती है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए फिर क्या देती है, पीपीआईज इनहिबिट, आल पीपीआईज इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय 90%। तो स्टैंडर्ड डोज में अगर देना चाहिए तो पीपीआईज जितनी भी टाइप है वो क्या कर देती है, वो गैस्ट्रिक की जो सिक्रीशन होती है उसको 90% इनहिबिट कर देती है। पीपीआईज थेरापेटिक यूजेस, अब पीपीआईज की थेरापेटिक यूजेस क्या है, अगर थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो द सुपीरियरिटी ऑफ द पीपीआईज ओवर द H2 एंटागोनिस्ट फॉर सप्रेसिंग acid production and healing peptic ulcer has made them to prepared drug for। यहाँ पे लिखा गया है कि जो जितने भी पीपीआईज होते हैं जो कि क्या है, वो द H2 एंटागोनिस्ट फॉर सप्रेसिंग एसिड प्रोडक्शन, ये क्या कर देते हैं, ये एसिड की प्रोडक्शन को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, और जितने भी पेप्टिक अल्सर डिजीजेस है उसको हील कर देती है। एंड मेड देम द प्रेफर्ड ड्रग फॉर, और ये क्या बना देती है, ये एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारे साथ जो जितने भी HCl की सिक्रीशन है उसको रिड्यूस कर देती है। स्ट्रेस अल्सर ट्रीटमेंट, जितनी भी स्ट्रेस अल्सर बनी हुई होती है यानी स्ट्रेस की वजह से जितने भी अल्सर बनते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए एज अ प्रोपाइलेक्सिस यानी प्रिवेंटिव या एज अ ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग प्रोवाइड कर देती है यानी प्रोपाइलेक्सिस देते हैं। ट्रीटमेंट और एसोफेजाइटिस, जितने भी एसोफेजाइटिस होते हैं यानी जो एसोफेगस होते हैं उसके लाइनिंग पे अगर कोई भी अल्सर बना हुआ होता है तो उसको क्या कर देती है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर क्या कर देती है, ये देती है पीपीआईज दे देती है। एंड एक्टिव ड्यूडिनल अल्सर या एक्टिव जितनी भी ड्यूडिनल अल्सर होती है तो उसके लिए भी पीपीआईज रिकमेंड कर देती है एज अ थेरापेटिक यूज। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिक हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन ज़ोलिंगर-एलिजन सिंड्रोम, जैसे ही हमारे साथ क्या है जितनी भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि किसी कंडीशन हो गई जैसे कि ज़ोलिंगर-एलिजन सिंड्रोम हो गया। ज़ोलिंगर-एलिजन सिंड्रोम जो है ना इसमें टू मच गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो जाती है। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो नैरो एंडोक्राइन ट्यूमर बनते हैं, नैरो एंडोक्राइन ट्यूमर बन के वहाँ से मैसेज आता है स्टमक तक और स्टमक में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन ऑफ HCl हो जाती है। HCl के सिक्रीशन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, इंक्रीजमेंट आ जाती है। जब वो इंक्रीज हो जाए तो क्या हो सकती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा क्या बन जाती है, HCl की प्रोडक्शन होती है, HCl बहुत ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी हम पीपीआईज रिकमेंड करते हैं।
पीपीआईज थेरापेटिक यूजेस। अब पीपीआईज के थेरापेटिक यूजेस कौन कौन से हैं? तो पीपीआईज की थेरापेटिक यूजेस में हमने ऊपर वाले भी डिस्कस किए और भी है कि अच्छा, अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गर्ड्स। जितने गर्ड्स डिजीज है जैसे कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उस स्टमक से माउथ की तरफ आते हैं, तो उसको या इसोफेगस की जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर दोबारा से माउथ की तरफ रिफ्लेक्स देते हैं, तो उस दौरान भी हम पीपीआईज रिकमेंड कर देते हैं। पीपीआई रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। पीपीआई जो होते हैं वो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को भी रिड्यूस कर देते हैं, तो इस वजह से इंसेट के साथ या एस्पिरिन के साथ ये हम देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से फिर अल्सर बनती है, तो उसके अल्सर से बचाव के लिए हम ये रिकमेंड कर देते हैं। यूज्ड विद द एंटी माइक्रोबियल रिगमेंट्स। जितने भी एंटी माइक्रोबियल रिगमेंट्स है तो उसके साथ भी हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ एच पाइलोरी हो गई, तो एच पाइलोरी को रिड्यूस करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए हम पीपीआईज रिकमेंड कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 ब्लॉकर। अब H2 ब्लॉकर कौन से हैं? H2 blocker histamine stimulates specific receptor on stomach parietal cell to increase gastric acid secretion। हिस्टामिन जो होती है जो स्टिमुलेट कर देती है स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द स्टमक पे कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि किस चीज़ के लिए होते हैं, जो कि पैराइटल सेल्स जो है ना वहाँ से एसिड की सिक्रेशन को ज़्यादा कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो दिस हिस्टामिन रिसेप्टर जो होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं किस चीज़ में? ये क्लासिफाइड हुए होते हैं H2 रिसेप्टर्स में। H2 एंटागोनिस्ट आर ब्लॉकर प्रिवेंट द हिस्टामिन एक्टिवेट रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो ये जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं ये ब्लॉक कर देती है H2 रिसेप्टर को, और जब H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है तो इससे ये होता है कि जो हिस्टामिन है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उससे जो हिस्टामिन है वो एक्टिवेट नहीं हो जाएगी, और जब हिस्टामिन एक्टिवेट नहीं हो जाएगी तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन नहीं होगी, उसकी सिक्रीशन कम होगी। इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है? इसकी साइड इफेक्ट्स में हमारे साथ आते हैं हेडेक, नाजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन। सिमिटिडीन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद गायकोमेशिया। गायकोमेशिया के लिए एसोसिएट किया है सिमिटिडीन को, जो कि गायकोमेशिया किस चीज़ को कहते हैं? गायकोमेशिया जो है ना ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन मेल को कहते हैं, या उसकी एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थेरापेटिक यूजेस। अब H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की थेरापेटिक यूजेस क्या है? तो जो हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है उसके अब क्या थेरापेटिक यूजेस है? पेप्टिक अल्सर के लिए हम दे सकते हैं, एक्यूट स्ट्रेस अल्सर के लिए भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, और जितने भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है तो उसके लिए भी हम ये रिकमेंड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन ई प्रोड्यूस बाय अ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, inhibit secretion of HCl and stimulate secretion of mucus and bicarbonate, cytoprotective effect। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है ये प्रोड्यूस करती है किस चीज़ को? गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ये सिक्रीट कर देती है, जो कि इनहिबाइट करती है HCl की प्रोडक्शन को, यानी सिक्रीशन ऑफ HCl को ये इनहिबाइट कर देती है, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और जो म्यूकस की सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट रखती है, और बाइकार्बोनेट की स्टिमुलेशन को भी सिक्रीट रखते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो मजबूत होती है, वो और भी स्ट्रांग बन जाती है। Deficiency of prostaglandin is involved in the pathogenesis of peptic ulcer। Deficiency of prostaglandin is involved in the pathogenesis of peptic ulcer। यहाँ पे लिखा गया है कि जब प्रोस्टाग्लैंडिन की डिफिशियंसी हो जाए तो ये इन्वॉल्व है किस चीज़ में? ये इन्वॉल्व है पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर की पैथोजेनेसिस में। प्रोस्टाग्लैंडिन के फिर उसमें आता है मेजोप्रोस्टोल। मेजोप्रोस्टोल जो होते हैं ये एक टाइप ऑफ टैबलेट्स होते हैं या ड्रग है, जो कि साइटोटिक इसका ब्रांड नेम है, और ये जो है ये बिल्कुल स्टेबल एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन का, यानी मतलब इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सेम टू सेम इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह होती है। और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? ताकि जो इंसेट देते हैं उसकी वजह से फिर हमारे स्टमक में
अल्सर बन जाता है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए NSAID के साथ हम मिज़ोप्रेस्टोल भी दे सकते हैं। लेस इफेक्टिव देन H2 एंटागोनिस्ट, ये क्या है, ये लेस इफेक्टिव है देन H2 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो H2 एंटागोनिस्ट है ये उससे लेस इफेक्टिव है, यानी जो हिस्टामिन ब्लॉकर्स है उससे लेस इफेक्टिव क्या है, मिज़ोप्रेस्टोल है। एंड PPI, और PPI से भी ये लेस इफेक्टिव है, जो कि एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए, पेप्टिक अल्सर के एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हैज़ साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन, इसका जो एक्शन होता है वो साइटोप्रोटेक्टिव है, बट इज क्लिनिकली इफेक्टिव ओनली हायर डोजेज दैट डिमिनिश गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। लेकिन हम ज़्यादातर क्लिनिकली इसलिए देते हैं ताकि जो हायर डोजेस होते हैं, जैसे कि हायर डिजीज़ के लिए हायर डोजेस दिए जाते हैं, तो उसके लिए उसके साथ हम ये मिज़ोप्रेस्टोल भी रिकमेंड करते हैं ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है वो डिमिनिश ना हो जाए, या गैस्ट्रिक एसिड की वजह से कोई स्टमक में डिमिनिश आ ना जाए, तो इस वजह से हम ये रिकमेंड कर देते हैं। Like other prostaglandin, मिज़ोप्रेस्टोल प्रोड्यूस यूट्राइन कंट्रैक्शन। अदर प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह बिल्कुल ये भी मिज़ोप्रेस्टोल भी क्या कर देते हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शन को प्रोड्यूस कर देती है। तो इस वजह से फिर ये हम कंट्राइंडिकेटेड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये फिर पीछे की लॉस भी हो सकती है इसकी वजह से, या डिसलॉगिंग भी हो सकती है पीटस की। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, डायरिया, नाइजिया इसके साथ साथ हो सकती है। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट फॉर H. pylori, H. pylori के लिए ये क्या है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स है। GERD इज नॉट एसोसिएटेड विद H. pylori इन्फेक्शन एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। जो GERD डिजीज होती है, जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कह सकते हैं, तो उसके साथ वो किस वजह से वो एसोसिएट नहीं होती है H. pylori के साथ। लेकिन जो H. pylori इन्फेक्शन है उसके लिए फिर हम ट्रिपल थेरापी ट्रीटमेंट करते हैं, क्वाड्रुपल थेरापी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ट्रिपल थेरापी में हमारे साथ कंबाइन थेरापी होती है, जिसमें हमारे साथ PPIs भी हो सकती है, PPI अदर ड्रग के साथ, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल के साथ और एमोक्सिसिलिन के साथ ये हम क्या कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, या क्लेरोथ्रोमाइसिन भी इसके साथ हो सकती है। और ये 2 वीक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट थेरापी है, जल्दी से पेशेंट को ठीक कर देते हैं। एमोक्सिसिलिन, ओमिप्राजोल एंड क्लेरोथ्रोमाइसिन ये तीनों हम यूज़ कर सकते हैं ट्रिपल थेरापी ऑफ H. pylori में। फिर हमारे साथ क्वाड्रुपल थेरापी में हमारे साथ आते हैं मेट्रोनिडाजोल, ट्रिट्रासाइक्लिन प्लस PPI एडमिनिस्टर फॉर 2 वीक कोर्स। अच्छा, और दूसरा क्या है, बिस्मथ सल्फेट है। तो ये चारों ऐसे मेडिसिन है जो कि हम एडमिनिस्टर करते हैं 2 वीक्स के लिए। भी 2 वीक्स का कोर्स है, लेकिन ये 4 ड्रग्स है इसमें, तो इस वजह से इसको क्वाड्रुपल थेरापी कहते हैं। Treatment with a single antimicrobial drug is less effective, result in antimicrobial resistance and is absolutely not recommended। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम एक ड्रग को यूज़ करें H. pylori को ट्रीट करने के लिए, तो ये इफेक्टिव नहीं है, बल्कि वो रेजिस्टेंस शो कर देती है फिर। और अगर हम ये 3 ट्रिपल थेरापी करें या 4 क्वाड्रुपल थेरापी करें, तो फिर ये क्या हो सकती है, इफेक्टिव थेरापी हो सकती है। एंटी डायरियल ड्रग्स, अब नेक्स्ट हमारे साथ जो क्लासिफिकेशन है वो है एंटी डायरियल। इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ GIT एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड आर मेजर फैक्टर इन डायरिया। डायरिया में क्या होती है कि हम GIT जो हमारी GIT है उसकी जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाती है। ये मेजर फैक्टर है किस चीज़ में, डायरिया में। एंटी डायरियल ड्रग्स यूज टू ट्रीट डायरिया इंक्लूड जिसमें हमारे साथ जो एंटी डायरियल ड्रग्स है उसमें हमारे साथ इंक्लूड है एंटी मोटिलिटी एजेंट, एड्सॉर्बेंट एंड एजेंट दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट। एंटी डायरियल में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटी मोटिलिटी एजेंट्स को। एंटी मोटिलिटी एजेंट्स में हमारे साथ 2 टाइप ऑफ ड्रग्स है, एक है डाइपिनोक्सिलेट और दूसरा है लिप्रोमाइड्स। ये दोनों जो है ना, ये दोनों एंटागोनिस्ट है, एनालॉग्स है किस चीज़ के, ये दोनों एनालॉग ऑफ बोथ आर एनालॉग ऑफ मिपेरिडीन के दोनों एनालॉग है, और इसका जो एफॉइड लाइक एक्शन होता है, इन दोनों का जो एक्शन होता है वो एफॉइड लाइक होता है ऑन द गट में। एक्टिवेट प्रीसिनाप्टिक opioid receptor in the enteric nervous system to inhibit
acetylcholine receptor to inhibit acetylcholine receptor and decrease peristalsis। ये हम देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है और जो एसिटाइलकोलिन है उसको इनहिबिट कर देती है, उसके रिलीज को इनहिबिट कर देती है। इससे यह होता है कि जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, तो डायरिया जो है ना वो स्लो हो जाती है और फिर फर्दर ख़त्म हो जाती है। लेकिन एनर्जेटिक इफेक्ट, इसमें एनर्जेटिक इफेक्ट नहीं होती। एनर्जेटिक इफेक्ट के लिए फिर हम दूसरे डोज देते हैं, ये सिर्फ यूजुअल डोज के लिए है यानी एंटी डायरियल है। इसकी साइड इफेक्ट में ड्राउजिनेस है, मतलब कि चक्कर आना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं एंड डिजीनेस है। एंटी डायरियल में जो दूसरा है वो है एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट में हमारे साथ है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल सेलुलोज, यूज टू कंट्रोल डायरिया। ये भी यूज़ होती है डायरिया के कंट्रोल के लिए। एक्ट बाय एब्जॉर्बिंग, ये काम करती है एज एब्जॉर्बिंग इंटेस्टिनल टॉक्सिन। इंटेस्टिनल टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करती है, दूसरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एब्जॉर्ब करती है और एक प्रोटेक्टिव कोट चढ़ा देती है किस चीज़ पे, इंटेस्टिनल म्यूकोजा पे। मच लेस इफेक्टिव देन एंटी मोटिलिटी। एंटी मोटिलिटी एजेंट्स जो है ना उससे लेस इफेक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेस इफेक्टिव है। एंड कैन इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग, और ये जो है ना ये हम दूसरे ड्रग के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं। एजेंट दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट, वो एजेंट जो कि मॉडिफाई करती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट को। तो इसमें हमारे साथ आता है बिस्मुथ सैलिसिलेट। ऐसे ड्रग्स है जो कि क्या कर देती है, फ्लूइड को मॉडिफाई कर देती है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट है उसको भी मॉडिफाई कर देती है। यूज फॉर ट्रेवलर डायरिया, ये ज़्यादातर ट्रेवलर डायरिया के यूज़ होते हैं। ट्रेवलर डायरिया में क्या होती है कि डायरिया होती है और एब्डोमिनल क्रैम्प भी होती है, तो उस दौरान हम ये देते हैं। डिक्रीज फ्लूइड सिक्रीशन इन द बाउल में जो फ्लूइड सिक्रीशन है उसको डिक्रीज कर देती है। अच्छा, इट एक्शन में बी ड्यू टू इट्स सिलसिलेट, इट एक्शन में बी ड्यू टू इट्स सिलिसाइलेट कंपोनेंट्स एज वेल एज इट्स कोटिंग एक्शन। इसकी जो एक्शन है ये किस वजह से होती है, सिलिसाइलेट कंपोनेंट्स की वजह से होती है, और दूसरा ये कि ये कोटिंग एक्शन भी कर देती है, मतलब एक कोट चढ़ा देती है म्यूकोजा पे। एडवर्स इफेक्ट में इंक्लूड है इसके कि हमारा जो टंग है वो ब्लैक हो सकता है और स्टूल भी ब्लैक हो सकती है। चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। इस नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इस वजह से इस वीडियो में यहाँ तक कवर कर देते हैं। यहाँ तक आप लोगों के लिए कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।